तो बेटर वुड भी कि हम एक दूसरे से ज़रा थोड़ी सी जो है चिट चैट करें, इंटरेक्ट करें। आप लोग जो है हमेशा वो पूछते हैं, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों से पूछना चाहिए कि बजट में जो है वो मीन के क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो स्टॉक मार्केट है, जो मीन के कॉर्पोरेट क्लास है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या सैलरी क्लास है, कि वो किस तरह से फ्लरिश कर सकती है, या पाकिस्तान एज अ कंट्री जो है किस तरह से अपने फिजिकल डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग इस पर 2 सेंट्स अपने को बताएं। भाईजान ने अब बड़ा शुरू में वो बता दिया था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं का बात है, हमने कहा था कि बजट, देखिए बजट का हम सबको पता है। तो आपसे तो आज मुलाकात हुई है, चैम्बर्स हो गए, फेडरेशन हो गए, ये आपका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल हो गए, ये सब जगह सूरत से मिल रहे हैं। अच्छा, आखिर में आकर उनका रोना यही होता है जब अलग से मुलाकात करते हैं, मीडिया के सामने अलग ब्रीफिंग होती है, सही अलग वो कहते हैं यार हमारे पास आईएमएफ के कुशन बहुत कम है। अच्छा, कुशन कम के मामले ये है कि आप हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स की मिसाल दे, पाकिस्तान में हमेशा टेक्सटाइल सेक्टर को हमेशा हर गवर्नमेंट ने आके नवाजा ही नवाजा है, कभी 0 दिया, कभी सब कुछ दिया। लेकिन आप मुझे बता दें, इतने सालों में आज तक आप $30 अरब को क्रॉस कर पाए? नहीं कर पाए। बिजली सस्ती दे दी, 0 दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन ही नहीं बढ़ा रहा है। वही चंद आइटम है, उसी पे दूसरा आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन आईटी के एक्सपोर्ट का आधा पैसा पाकिस्तान आता है, आधा दुबई रुक जाता है। सबको सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। आज हम, अगर आप सुबह आपके सब घर से बाहर निकलते हो या रात में नाश्ता लेने निकलते हैं, तो आप कैश इकोनॉमी पे काम करते हैं। अंडे ले रहे हैं, कैश पे ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, कैश पे ले रहे हैं, सुबह घर में चिकन ले रहे हैं, कैश पे ले रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी कैश पे चल रही है। तो जो पाकिस्तान का नॉर्मली नंबर्स आते हैं ना कि ये पाकिस्तान के नंबर हैं, हमारी ग्रोथ 3.9% हुई है, 4% हुई है, 2.5% हुई है, तो वो उस सेक्टर की होती है जो रेगुलेटेड है। आपकी अनरेगुलेटेड इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, उसका तो कोई आप मुकाबला ही नहीं। अगर वो ना हो तो आप हम सबके काम उतर जाए। बिल्कुल है। तो पाकिस्तान में अगर आप ये कहना कि अब देखिए आईएमएफ के अंदर जो है ना, आप बहुत सारी चीज़ों पे, अच्छा गवर्नमेंट वाले भी जान छुड़ाते हैं। वो साड़ी गल बनती नहीं, आईएमएफ वालों ने मना करते, वो कहते हैं ना अम्मी घर से बाहर निकलना हो तो अम्मी कहती है अब्बू ने मना कर दिया। ये वो अब्बू मना कर देते हैं हर बात पे, और अब्बू का ये काम नहीं है। अब्बू कहते हैं मुझे इतनी करेक्शन करके दो, अब्बू का कोई काम नहीं है। सब अंदाजा लगाना, एनएफसी वाला मामला चल रहा है, टेक वो चल रहा है, ये बड़े फड्डे चल रहे हैं। इन फड्डों में अभी आप देखें, पहला टारगेट रखा 13,300 अरब का, फिर उसको कम किया, फिर अब कम हो जाएगा ना, कलेक्शन नहीं हो पा रही होती है। तो हमारा सब सिस्टम यही है कि आपने पूरा नहीं होना। आप इस सेक्टर की बात करें, उन्होंने कहा कि हम जब प्रॉपर्टी एक लंबे टाइम बाद बेचते हैं तो उस पर टैक्सेस की कमी हो जाती है। तो आपने क्या दिया है, कितने अरसे तक आपने होल्डिंग का कहा है, जरा उसको इलैबोरेट तो करते हैं। हमने इनको कहा है कि हमने बेसिकली इनको 2 प्रपोजल्स दिए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले साल 15% है, हमने कहा है कि उसको आप ग्रेजुअली डिक्रीज करें और 5 सालों के बाद जो है ना वो 0 कर दें, 15% खत्म कर दें। ठीक है। इसकी वजह ये है कि देखें इक्विटी मार्केट के अंदर जो है ना, वो आपको जो दूसरे बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स मिलते हैं ना गवर्नमेंट को, वो मेरा ख्याल है इस वक्त जो है ना वो ज़्यादा एडवांटेज उसमें गवर्नमेंट को नज़र आना चाहिए कि एक तो डॉक्यूमेंटेड एसेट क्लास है, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी होती है, लोग आते हैं, अकाउंट्स खोलते हैं, अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है ना वो हम बेनिफिशियली रहते हैं। इफ़ नॉट तो एटलीस्ट कोई एक स्लैब ऐसा मुतारिफ करा दिया जाए आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, कि उसमें कोई ना कोई रिलीफ हो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। अदरवाइज हम रीजन की बात करें तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है। इंडिया में निफ्टी, आपने निफ्टी उसका भी स्टडी तो करते होंगे, वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिलती है, वहाँ जो इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पे लोग एनरोल्ड होते हैं, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में इस साल काफी लोगों ने जो है वो वहाँ की क्या सोचता है, उस स्टडी का रोल डिस्कस उस तनाजुर में आप देखिए, वो मैं थोड़ा सा टच जरूर कर लेता हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर गुजारिश और सबमिशन ये होगी कि कंपैरिजन जब भी हो ना तो एप्पल टू एप्पल और एप्पल टू ऑरेंज ना हो ना। वो मार्केट एक तो डेवलप मार्केट है, उनका इंडिया नहीं, इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो उसमें जो इन्वेस्टर बेस है, इवन आप ढाका स्टॉक एक्सचेंज का देख लें, वहाँ पर 3.5 मिलियन इन्वेस्टर है, ठीक है। यहाँ 5,65,000 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी नहीं है। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ढाका स्टॉक एक्सचेंज जब हमने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस की तो हमें ढाका स्टॉक एक्सचेंज के डेलीगेशन ने हमारे पास एसोसिएशन में विजिट किया और उनसे हमने बात की कि आपका जो स्टॉक मार्केट का अकाउंट है
वो किस तरह खुलता है, वहाँ पर आपने KYC मैकेनिज्म को किस तरह इम्प्लीमेंट किया है। एक में सिर्फ आपको फॉर द बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ, FATF का सबको पता है एक इशू था, हम ग्रे लिस्ट में थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम वाइट लिस्ट में आ गए। 2018 के अंदर AML CFT के रेगुलेशंस आए और वहाँ से जो है ना वो मेजर्स स्ट्रिक्ट होते गए, जो हमने एक्सपीरियंस सब ने किया, विटनेस किया। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा वाहिद इदारा था जिसने इन सारे के सारे चेक्स, कंप्लाइंसेस, रिकमेंडेशन को 2010 से 2012 तक मीट कर लिया था। यानी स्टॉक मार्केट बीइंग अ डॉक्यूमेंटेड एंड रेगुलेटेड सेक्टर सारे के सारी रिकमेंडेशंस को मीट कर दी थी। इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमें मीडियम हाई रिस्क रखा गया। अब मीडियम हाई रिस्क रखने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो हमें फेस करना पड़ा वो ये था कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्यू डिलीजेंस की तरफ जाना पड़ा, जिसमें हम क्लाइंट की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगते थे, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई टू जस्टिफाई कि इसकी सोर्स क्या है, इसकी इनकम क्या है और जितनी वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है या नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो आप समझ रहे कि हिंड्रेंस थी, बैरियर टू एंट्री था वो द इन्वेस्टर, क्योंकि वो इस कल्चर के अंदर, इस इन्वायरमेंट के अंदर नहीं चाहता था कि मैं अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया क्योंकि दूसरी FATF वगैरह की चीज़ें कंप्लाई करना वो ज़्यादा ज़रूरी भी थी। 2022 और जब 2023 की PNRA रिपोर्ट निकली तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एज अ सेक्टर, एज एन इंडस्ट्री मीडियम लो कर दिया हमने। ठीक है, उस पर हमारा प्रपोजल ये था कि देखें जब आप FATF की गाइडलाइंस के तहत इशू किए गए रिसर्च पेपर्स का जो है वो मुताला करते हैं तो उससे आपको एक चीज़ निकल के सामने आती है कि ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा सेक्टर जिसके अंदर कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी चेक्स अलाउ नहीं है, हर एक ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल है और SEC की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो रही है। SEC मीन हर जुरिस्डिक्शन की अलग अलग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, तो उस सेक्टर को बाय डिफॉल्ट लो रिस्क कर देना चाहिए। और जब लो रिस्क करने के बाद जब उस सेक्टर के पास आते हैं उसकी KYC के लिए, तो वो फिर उसकी KYC भी सिंप्लीफाइड होती है। सिंप्लीफाइड KYC में आपने बेसिक चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं कि उन्होंने उसका IBAN नंबर ले लिया, उसका मोबाइल नंबर PMD से वेरीफाई कर लिया, नादरा वेरिसेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट। IBAN नंबर का इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर एक ये कंडीशन है विदाउट IBAN, विदाउट बैंक अकाउंट वी आर नॉट अलाउड टू ओपन एन अकाउंट। एंड ज़ाहिर है वो एक जेन्युइन चीज़ भी है क्योंकि मनी ट्रेल आपस में मैच होनी चाहिए, अकाउंट्स आपस में ट्रेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस। तो हमने कहा कि हम इस चीज़ को तसव्वुर कर सकते हैं कि एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री से वो KYC अपनी कंप्लीट करते हुए आई है तो उसके लिए डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस चीज़ को ढाका स्टॉक एक्सचेंज के डेलीगेशन ने रिपोर्टली हमें बताया कि वो सिंप्लीफाइड KYC की तरफ जाते ही सबसे बड़ा रीज़न था उनका इन्वेस्टर बेस या उनके इन्वेस्टर का पाया बड़ा। तो बिलाल सिंपली फिर इसका मतलब ये हुआ कि बैरियर टू एंट्री इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है रिलेटिव टू द रीजनल मार्केट जो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका ये जो है, तो ये एक मेजर रीज़न था कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर बेस जो है वो 3.5 मिलियन और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, सही है, और हमारा जो है 1% भी जो है अपना पॉपुलेशन अभी नहीं है। एग्जैक्टली तो बैरियर इस वक्त हमारी मार्केट को इन्वेस्टर की जरूरत है। सेविंग के 1% के नीचे और रियल एस्टेट नीचे गया है, डॉलर वैसे दिख नहीं रहा, ऊपर से गोल्ड नीचे गया, टर्की के नीचे म्यूचुअल फंड्स में गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम कम किया तो स्टॉक मार्केट में ऐसा तो आया है। लिक्विडिटी है मार्केट में और वो पैसा जो है इस वक्त किसी दूसरे चैनल, किसी दूसरे उसमें वो नहीं जा रहा, तो स्टॉक मार्केट में वो आया है जिसकी वजह से आया है। इंटरेस्ट रेट हमने देखा था कि 22 छोटा ब्रोकर नहीं कमा के गया, कमा के ऊपर वाले गए, मलाई मिली सारी ऊपर वाले को। देखिए हमेशा जो है लोगों को घेर के ले आने वाला काम ना करो ना, तो लोगों को मिला कुछ नहीं है, छोटा इसमें जो है, हाँ इसमें जो है कुछ चीजें जो हैं वो मीन के स्टॉक मार्केट जो है हमेशा फायदे के लिए करती है, बट ये कि यहाँ पे कुछ वो उसका वो हर तरह के लोग हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्प्लिट की एक ऑप्शन आई थी स्टॉक मार्केट में, स्प्लिट ऑफ शेयर्स, तो जो बड़े शेयर्स हैं जिनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मीज़ान है, UBL है, सही है, जो बड़े बड़े शेयर्स हैं, तो वो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनकी रीच से ज़रा बायर हो गए थे। तो ये प्रपोजल यही था कि अच्छे क्वालिटी ब्लू चिप शेयर्स जो एक प्राइस से रेंज से बायर हैं तो वो स्प्लिट करके कर दिया जाए। बट उसमें जो है जो पेनी स्टॉक्स हैं, जो मीन के जिनका कॉर्पोरेट गवर्नर या कुछ चीज़ें वो है वहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में जो स्मॉल इन्वेस्टर जो है मार्केट में जिसमें थ्रिल होता है, जिसमें वॉल्यूम हो रहे होते हैं, जिसमें ज़्यादा काम हो रहा होता है, तो स्मॉल इन्वेस्टर जो है यही कल्चर है। मतलब पाकिस्तान में एक मुल्ला कल्चर भी है। मुल्ला कल्चर ये है कि यार जो शेयर आपने आपकी कस्टडी में नहीं आया उसको लेके बेचना वो जायज नहीं है। देखिए वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग मैं बात कर रहा हूँ ना, तो जैसे अभी आपने ढाका की बात की, जी जी,
या मैं निफ्टी 50 को फॉलो करूँ या हाँ, इंडिया की बात करूँ, सही। पाकिस्तान के अंदर एक ये बड़ा फैक्टर भी है कि यार मतलब मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं स्टॉक का काम करता हूँ, शेयर लेता भी हूँ, बेचने का, मैं खबरें चाहता हूँ तो मैं भी ये काम करूँगा, यार ये हलाल है। तो पहला सवाल बेड़ा था तो और कौन सा हराम काम कर, हम हराम काम करेंगे। मतलब अगर आप लोगों ने देखे ना, लोगों को पहला सवाल वो ये हलाल है। मतलब आप देखें ना आज लोगों को, मैं कराची के लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई गाँव देहात के लोगों की बात नहीं कर रहा, उनको आज तक ये नहीं पता कि स्टॉक की जो कमाई है वो हलाल है या नहीं। जैसे पहले किसी ज़माने में ना वो जो आवाज़ें लगाया करते थे तो वो अच्छा बात उन्हें बोलते थे यार ये मेमनों का कारोबार है। ऐसे ही है। तो सर मेमन पहले ये ये दो आके ये हलाल हराम का अटक जाता है, बहस करते हैं उसके बाद यार ये हलाल ही सर नहीं। मैं इसको दो हिस्सों में रिस्पॉन्ड कर दूँगा। अब एक हम बात करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म की, और एक बात करते हैं कि जिस तरह फेडरल शरिया कोर्ट की भी आप सबको पता है जजमेंट आई है, और पूरी पाकिस्तान की जितनी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट, दे ऑल आर इनटू इट कि हमें इस जो है वो रूलिंग को या इस डायरेक्शन को किस तरह कंप्लाई करना है बाई 2028। तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू सर, एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। सबसे पहले तो सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री करूँगा। अब वो वाला कल्चर ख़त्म हो गया है कि 4 लोग कमाएंगे, 5 लोग कमाएंगे। अब पाया बड़ा हो गया है, हर साइज़ का ब्रोकर भी कमाता है और हर साइज़ का इन्वेस्टर भी कमाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा दूसरी बात शरिया कंप्लाइंट की मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त आप सबको नंबर जान के बड़ी खुशी होगी कि 565 जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है इसमें से तकरीबन 65% ऑफ द टोटल कंपनीज आर शरिया कंप्लाइंट कंपनीज, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 अगर हम डेली ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें, ऑन एन एवरेज 70 to 75% का डेली वॉल्यूम जो है वो शरिया कंप्लाइंट कंपनी से आता है, ठीक है। अच्छा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो शरिया फोकस ग्रुप PSX का इस पे बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। आप सबको पता है पहले T+2 पे सेटल हुआ करता था, तो वो एक हमेशा से जो है ना वो इशू या चैलेंज हम सब के लिए खड़ा रहता था कि ज़ाहिर है वो T+2 पे जाके सेटल होगा तो फिर जाके शरिया कंप्लाइंट बनेगा और आप बेच सकेंगे। अब वो टाइम थोड़ा सा कम हो गया, पीरियड T+1 हो गया है। इस पे मज़ीद कोशिशें जारी हैं कि इसको जो है वो ज़ाहिर दीन की भी अपनी गाइडलाइंस हैं और सारे शरिया स्कॉलर्स भी उस फोकस ग्रुप का पार्ट है कि इस टाइमलाइन को कितना मैक्सिमम कम से कम किया जाए, किस तरह T+0 पे लाया जाए ताकि इन्वेस्टर कम्युनिटी का ये जो आज जो एक सवालिया निशान है कि क्या ये हलाल है या हराम है, उसको जो है वो कम से कम टाइम दे के और उनका वो शिकवा भी या वो भी कंसर्न जो है वो उसको हल किया जाए। तो एग्जिस्टिंग का मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर के लिए भी सारे शरिया स्कॉलर पूरा फोकस ग्रुप है और उसमें सारे उलमा इकराम बैठते हैं, हर मकतब फ़िक्र के लोग आते हैं, अपना अपना व्यू देते हैं और इसमें बड़ा एक्टिवली काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला इस कंसर्न को भी जल्द से जल्द सेटल आप लोग देखेंगे होता हुआ इंशाल्लाह ताला। अब उसमें वो रेगुलेशंस के अंदर कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करते हैं, कस्टडी डिलीवरी के हवाले से उनके अपने अपने जो भी रिकमेंडेशंस होगी कोशिश करेंगे सारी कैपिटल मार्केट एंटिटीज़ के साथ उनको बैठ के इस कंसर्न को भी जो है वो एड्रेस किया जाए। IPO भी तो हमारे यहाँ बहुत कम हुआ है ना, अगर पिछले 2-3 साल में देखें तो अभी इस साल देखें 2-3 IPO सर हिस्ट्री एक साल में 14 IPOs की थी, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 तक पहुँच गए हैं और अभी भी जो मुझे लास्ट नंबर्स या रिपोर्ट पता चली है पाइपलाइन फुल है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में जिस तरह अभी हमने आपको बताया ये PSX का एक नया इनिशिएटिव है राउंड टेबल का, क्योंकि ऑडिटोरियम में सेशंस होते हैं, लोग आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट, इसको इनिशिएट करने का मकसद ये था जिस तरह टेबल पे हम आपस में बैठे हैं और हमने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, इस तरह हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी यही करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी यही करते हैं और आज हमने आपको भी इस सेशन को ओपन करने से पहले यही कहा कि इसको इंटरेक्टिव रखते हैं। तो हम इंटरेक्टिव रखते हैं बिज़नेस कम्युनिटी की, अगर कोई कंसर्न है या तो कोई खदशात है या तो सुनी सुनाई बात है, जो भी है हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको सेटल करते हैं, फिर उनके साथ फॉलोअप सेशंस करते हैं। तो देखेंगे आप इंशाल्लाह ताला IPO की पाइपलाइन फुल है, मज़ीद इंशाल्लाह ताला फुल होगी। और आगाही के लिए आप लोग ये बिजनेस स्कूल या बिजनेस कॉलेज में जाके लोगों को क्यों स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं राग़िब करने की कोशिश करते मास बेसिस के ऊपर? सर हमने हंड्रेड्स ऑफ सेशंस किए हैं। मैं खाली टार्सन का अगर मलिक साहब नंबर बता सकें तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमारे इस वक्त भी जो है 2 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है हमारी जो है MOU साइन है और कंटिन्यूस बेसिस पे जो है ना, अभी इस वक्त भी डार्सन सिक्योरिटीज़ में उनके इंटर्न्स भी हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल लैब्स और अवेयरनेस जो आगाही का आप प्रोग्राम कह रहे हैं, हम तो पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली उसमें वो कर रहे हैं। सेक्शन में जो हम सब बात करें तो थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं ना, आप IBA का बच्चा लें, आप राइट्स का लें, ZS का लें, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नंबर लें, तो जो वहाँ पर बच्चा जाता है यूनिवर्सिटी में अगर तो 18 साल वो क्रॉस कर चुका होता है, बिल्कुल बालिग हो चुका होता है। तो जब आप जाते हैं तो कभी आपको मिलता है, आप पूछते हो बेटा आपने स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, नहीं करते हो, तो आपको अक्सरियत मिलेगी नहीं करते।
उसका रेशो वही होता है जो आज हम कह रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी में अगर 5,65,000 आज की डेट में है, तो वहाँ पे अगर 300 बच्चा बैठा हुआ है तो उसमें से भी जो है बड़ी मुश्किल से 1 या 2 ही बच्चा, लम्स का बच्चा भी ये नहीं कर पा रहा अगर पहले साल आने के बाद, तो फिर प्रॉब्लम है ना कहीं ना कहीं। देखिए, हमने आपसे एक चीज़, हमारे एंड का जो फॉल्ट था वो सबसे पहले एक्सेप्ट किया ना, वी अंडरस्टैंड एंड वी एक्नॉलेज कि ये जो इनिशिएटिव्स पिछले 2-4 सालों में लिए गए वो इससे पहले नहीं थे। शायद इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर, अवेयरनेस सेशन के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट की आगाही के ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर इतना काम नहीं हुआ जो आप नेक्स्ट टाइम कभी IBA का विजिट करें या कराची में तो हम साथियों को भी साथ लेकर चले, लेकिन बताएं नहीं हम कौन लोग, ताकि पता तो लगे, इंटरेक्शन लगे कि असल बात ये है कि जो बच्चा IB आया है वो मतलब या ICAP का बच्चा है, CA कर रहा है, ICMA कर रहा है, अच्छा, और ये तो 5,000 से अकाउंट खुल जाएगा, आपने कोई करोड़ों रुपए भी खर्च नहीं करना। बिल्कुल ऐसा। वो क्यों नहीं जा रहा, उसके पीछे वजह होनी चाहिए ना। वो अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस है, और इसमें देखें कि इस पे अब बड़ा स्पीड से काम हो गया है। सही है, लास्ट 2-3 साल से जो मैं आपको ट्रेंड चेंज होता वो मैं एक जो है, एक उसमें ये है कि अभी देखा है आपने कि कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड जो है, सही है, इससे पहले क्यों नहीं था। आज आपके सवाल का कि आगाही जो है, अवेयरनेस जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, जो जनरल पब्लिक जो है, जो मीन के ग्रेजुएशन की फाइनल स्टेज पे स्टूडेंट्स हैं वो भी आ नहीं रहे, तो अवेयरनेस है, सबसे बड़ा है अवेयरनेस है, और परसेप्शन जो है दूसरा जो है। तो इन दोनों के ऊपर कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड जो है वो भी बन गया, पिछले दिनों जो है इस्लामाबाद में वो हुई है। तो ये फंड जो है इसी अवेयरनेस, इसी प्रमोशन के ऊपर वो काम करेगा। आप शादी वादी हॉल में जाए, किसी तकरीब में, लोग क्या कहते हैं, ओ यार स्टॉक पे आखिर में कमाता कोई नहीं है, खत्म हो जाता है, हर आदमी का ही है, तूने इस महीने कमा लिया, देख तेरे को आखिर में बचना कुछ नहीं, लोग सट्टा है, नहीं चलता। सर देखिए, परसेप्शन और ट्रेंड पे मुझे इजाजत है सर। आगाही है लोगों को, लेकिन परसेप्शन जो है ना वो तो चेंज होता हुआ, चूँकि हम तो डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं ना बच्चों के साथ भी, बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी, और हम तो नंबर्स रोज़ देख रहे होते हैं ना, क्योंकि हमारे टारगेट्स है ना कि हमें 2.5 तक पहुँचना है। बट ट्रेंड चेंज होता हुआ बताऊँ, पिछले दिनों हमने एक कंपटीशन करवाया जिसमें बच्चों ने सबने पार्टिसिपेट किया। सियालकोट में अभी थे हम। हाँ, अच्छा, उसकी हमने बाकायदा एक गाउन सेरेमनी की उन बच्चों को अवार्ड देने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसकी भी पोजीशन थी। तो एक 14 साल के बच्चे ने, या 15 साल का बच्चा वो था, उसने वो अवार्ड जीता। और नॉर्मली जब आप देखें तो मज़ाया तौर पे लोग कहते हैं कि जी मेरे तो अब्बू ने मना किया, स्टॉक मार्केट की गली से भी नहीं गुजरना, यही परसेप्शन था। अब ट्रेंड देखें चेंज हुआ है। अब जब हम कन्वर्जन की बात करें ना, ट्रेंड चेंज हुआ है। उस बच्चे से जब मैंने बात की अवार्ड के बाद कि बेटा आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आपने ना सिर्फ काम किया बल्कि एक्टिवली काम किया और आप टॉप पोजीशन में आए। तो उसने कहा सर मैंने एक दफ़ा एक अवेयरनेस सेशन हुआ, फिर मैंने स्टॉक एक्सचेंज किए और सारी जितनी भी कैपिटल मार्केट एंटिटीज़ है सोशल मीडिया पे उनसे कनेक्टेड रहा, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, मैंने अब्बू से डिस्कस किया और अब्बू ने कहा बेटा ज़रूर करो, इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो वो मेरी मोटिवेशन थी मेरे वालिद साहब की, जिसने मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया और मैंने यहाँ पर पोजीशन ली। तो देखिए परसेप्शन चेंज हो रहा है, लोगों को बताया जाए। अब दूसरी चीज़ सर मुझे कंप्लीट करने दें, इजाज़त दें। अब सुनी सुनाई बात पे अगर हम बात करें, मैं आज वलीद साहब के पास गया, उन्होंने अच्छी सी बिरयानी भी खिलाई और मुझे कहा यार ये जाके ले ले, मैंने ले लिया। अब मैंने सुनी सुनाई बात की, क्या मैंने उस स्क्रिप्ट की रिसर्च की, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखा, उसके काम को देखा, उसके फ्यूचर प्लान को देखा, मैं टिप पे चला। अब मैंने लॉस किया, मैं 4 जनों को बोलूँगा यार अब तो बिरयानी खाने भी नहीं जाना, ऐसा ही है ना। तो देखिए कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि परसेप्शन था, तो क्या हमने खुद से उसको वेरीफाई भी किया था कि परसेप्शन ठीक भी है या नहीं है। हम जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, हमने बात की कि जी इतने % का रिटर्न दे दिया, 400% का रिटर्न दे दिया, 500% का रिटर्न बातों में तो कुछ भी नहीं है ना। रिसर्च रिपोर्ट्स आपके पास भी आती हैं, हमारे पास भी होती हैं, ग्राफ्स हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, आप लोग निकाल लेते हैं ना नेट। वो एक चीज़ और शामिल कर ले, ये तो आप जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, शादी ब्याह के लिए कहते हैं जी ये बच्चे के लिए आप इंश्योरेंस खरीदें, शादी के लिए आप बच्चे की तो आप अपनी बात करें, अब्बू की बात कब करेंगे। अब्बू जो रिटायर होने वाले हैं, 60 साल की उम्र रिटायर हो जाते हैं, सरकारी मुलाजमीन है, कारपोरेट इदारे हैं, उन सेक्टर्स को आपने किस तरह किया है कि जो रिटायर होता है उसको जो पैसे मिलते हैं वो स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो 60 साल के बाद वो कारोबार नहीं कर सकता,
वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट उसकी यहीं पर हो सर, सकती है। हम तो उनको उनके लिए क्या करें? हम तो 20 साल के बच्चे को भी कहते हैं कि आप ऑलरेडी लेट हैं। एंड इट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस जब हम ड्यूरिंग द सेशंस कॉर्पोरेट इदारों के अंदर बात करते थे, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जिनकी खुद की कंपनी लिस्टेड है उनके पास अपने कंपनी के भी शेयर्स नहीं थे यानी स्टॉक मार्केट से इतनी उनकी दूरी थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अंदर बैठ के भी खौफ, डर। अगर एग्जैक्टली परसेप्शन की बात है सर, देखिए इससे तो निकल के आपको आना पड़ेगा ना, अगर रियलिटी में आना होगा, हाँ। रियलिटी की तरफ। सर ये बताएगा कि जैसे आपने बताया और मलिक साहब ने बताया कि पंजाब में आप लोगों ने बहुत सारे अवेयरनेस सेशन किए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जाके, तो उस जो सेशंस वगैरह का आउटकम क्या निकला? कितने नौजवान नस्ल इंडिविजुअली तौर पे कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट से उन्होंने जो है वो अपने अकाउंट खोले, रजिस्टर्ड हुए? और दूसरी चीज़ ये कि वो कौन से हर्डल्स हैं जो कि नौजवान नस्ल जो है वो 5,000 रुपये तो नॉमिनल अमाउंट पर अकाउंट हो सकती है आराम से, लेकिन अभी तक नौजवान नस्ल उस तरीके से भी अपने अकाउंट नहीं खोल पा रही। हर्डल्स क्या हैं, बेसिकली क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ दो माफ करें, मैं सिर्फ एक देखिए इसमें दो चीज़ें जो अब जाहिर सी बात है सब हम अपने अपने तजर्बे की बेसिस के ऊपर बात करते हैं ना, क्योंकि दिल का हाल तो सबके हमको नहीं पता होता है। दो चीज़ें मेन जो मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं बात करूँ इंट्रैक्शन के बाद, एक तो परसेप्शन का था, वो तो हमने चेंज कर दिया। दूसरा नंबर्स की जब हम बात करें ना, तो लास्ट मंथ वॉज अ रिकॉर्ड हाई जिसमें 25,000 न्यू इन्वेस्टर आया था मार्केट में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब हम क्लास की बात करें, दे ऑल वर फ्रॉम दी जेनजीज एंड मिलेनियल्स, तो कन्वर्जन तो हो रही है। एक बात सवाल आपका जवाब ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग कैंपेन में भी थोड़ा सा मैं एक्सेप्ट करूँगा हमारी तरफ फॉल्ट है, जो हमें और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अट्रैक्शन हमारे पास जो है ना वो थोड़ी सी कम नज़र आती है, ये मेरे नज़दीक ये चैलेंज है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट की या सेविंग्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे इजाज़त है कल्चर पे अगर हम बात करें तो इतने सेवी नेशन शायद मुझे नहीं पता, शायद हो या ना हो, मुझे लगता नहीं है। मेरा टारगेट होता है कि यार मैं अपडेटेड आईफोन का मॉडल भी रख लूँ, गाड़ी शाड़ी भी चेंज कर लूँ, मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर लूँ। मैं ये नहीं देखता कि कल उसको मेंटेन मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या उसके लिए मेरे पास वसाइल है या नहीं है। और आज अगर मैं कुछ सेविंग कर लूँ तो डीवैल्यूएशन की वजह से कल मेरे 100 रुपये की कीमत 100 रुपये होगी या नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए मैं उसकी इन्वेस्टमेंट कन्वर्जन की तरफ बहुत कम आता हूँ। से फॉर एग्जांपल अब मैं आ भी गया, मुझे किसी ने कन्विंस कर लिया, मैंने सेविंग्स भी कर ली, मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर ली। मार्केट में बेतहाशा चीज़ें हैं अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की, जो कि मार्केटिंग आपको ऐसी करके दिखाती हैं कि आप अगर तनख्वाहदार से तो आप कहेंगे यार एक हफ्ते के अंदर अगर मैंने इतना कमाना है तो सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करूँगा। फिर वो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, आप देखें फिर अब तो ज़ाहिर है रेगुलराइजेशन की तरफ चली गई है। पहले भी आप देखें ऑक्टा एफएक्स, बिटकॉइन, यूट्यूब वगैरह हम खोलते थे, ये एडवर्टाइजमेंट चल रही होती थी। इसी तरीके से कोई आया डबल शाह का कॉन्सेप्ट लेकर आया, 50 रुपये दो, कल 100 रुपये होती है उसमें। वो अट्रैक्शन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ देखिए थोड़ा सा लिखा पढ़ा काम है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। अब तो ज़ाहिर चैट जीपीटी और एआई ने वैसे ही इतना काम आसान कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मेहनत वाला एलिमेंट जो है ना वो चैलेंज है फॉर द यूथ और फॉर द कम्युनिटी, कि वो यहाँ पर आगे थोड़ा सा पढ़त लिखत करके काम करना पड़ता है, वहाँ कोई मिल जाती है। अंजुम साहब ने सवाल किया तो आपने लेफ्ट कर दिया, या उसके जी जी एक साहब उनका जैसे रिटायरमेंट के बाद हमारे यहाँ बहुत लोगों का बहुत पैसा है, वो लोग कहते हैं वो यार मेरे पैसे कहीं लगा दो, मेरा किचन चल जाए। अगर आप लोगों के पास है ना, लोग इस बात को, लोगों के पास पैसा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, जैसा बात कर रहे हैं ना रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला होगा या कुछ और पैसा मिला, कोई ज़मीन जैसे किसी की विरासत की ज़मीन में कहीं पैसा आ गया, लेकिन वो पैसा, अच्छा मैं समझता हूँ स्टॉक में पैसा सबसे महफूज, जी जी बिल्कुल, स्टॉक से ज़्यादा पैसा इवन बैंक में मोस्ट ट्रांसपेरेंट, द मोस्ट लिक्विड, महफूज पैसा है। लेकिन लोगों को शऊर इस तरह क्यों नहीं, मतलब लोगों को डर ये लगता है कि आज मैंने ये शेयर खरीदा और कल से नीचे चला जाएगा, नीचे जाके वापस भी तो आ ही जाएगा ना। कोई ऐसा तरीका है कि जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए रखे हुए हैं, वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट रखें कि उनको यकीन दहानी कराई जाए कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि पैसा तो कहीं जाएगा, प्लस वैल्यूज नीचे हो सकती है, डूबेगा नहीं। इस पर क्यों नहीं काम किया? देखिए ये फिर वो बात आ जाती है, बड़ा फैक्टर है रिटायरमेंट का। एक मिनट जवाब आने। अच्छा ये फिर दोबारा वो बात आ जाती है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, जो ना फाइनेंशियल लिटरेसी मीन के यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि मैं आज मैं लूँ और कल जाके वो हो जाए,
सही है, उसमें कुछ गेन होना शुरू हो जाए। प्रॉपर्टी का प्लॉट है वो भी जाके 6 माह के बाद जाके जो है वो होता है और वो इलिक्विड होता है, बड़ी अमाउंट बड़ा टिकट साइज़ चाहिए होता है। यहाँ पे आप द मोस्ट लिक्विड सेक्टर में बैठे हुए हैं और आसानी से T+1 में जो है आप नफ़ा नुकसान जो भी है वो एक साइड पे आप अपने पैसे जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो परसेप्शन और फाइनेंशियल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट है कि आप जो है आएंगे ज़रा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आएँ, फिजिकल फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है वो अपने ऊपर लागू करें, फिर वो आएँ। और जहाँ पे है रिटायर्ड और दूसरे वो जो हैं जिनके पास पैसा है और उनको पता नहीं चल रहा है, मेरे ख्याल में उस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो इसमें बड़ा एक्टिव, हाँ म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, वो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में ही आ रहे हैं, वो हमारे पास चांदी में और सोने में लोग लगा रहे हैं, तो वो यहाँ लगाए। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वहाँ पे करनी है ना, वो लोगों को नहीं करवानी, वो इतनी वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सर्विसेज हैं रिटायरमेंट फंड के लिए वहाँ पे है। अभी VPS जो है, VPS वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स जो हैं, जो तमाम म्यूचुअल फंड्स जो हैं सब ने शुरू किए हुए हैं और वहाँ पे तो टैक्स रिबेट भी है। अब बात वही है कि अवेयरनेस जो है वो लोगों को एक माउथ से दूसरे माउथ तक वो बात जाती है, तो ये बढ़ रहा है। वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोग वेडिंग फ़ंड बना रहे हैं, सही एजुकेशन फ़ंड बना रहे हैं। मैंने घर लेना है, अगले 10 साल की प्लानिंग की है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चे ने जो है अगले 5 साल में जो है वो बाहर जाना है, एजुकेशन फ़ंड जो है वो कर लिया है, मंथली वो कर रहे हैं। कम अज़ कम जो है इन्फ्लेशन हेज तो वो कर रहे हैं, नहीं आ रहा म्यूचुअल फंड में। सही। अभी करंटली जो है हम अपने जो ब्रोकरेज की जो डाइवर्सिफिकेशन है उसी की तरफ हैं, जिसमें अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है इसकी तरफ, फंडर राइटिंग जो है, CTI का लाइसेंस लिया, IPO जो है वो उसकी तरफ जो है ना हम अपना वो कर रहे हैं। ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज भी वेल डाइवर्सिफाइड है, हाई नेटवर्थ है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है, ब्रांच ऑफिसेज हैं, 13 ऑफिसेज इन 10 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, अबाउट मीन के 12,000 प्लस की अभी क्लाइंटल पे पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली स्लोली जो चल रहे हैं। खवातीन जो घरों से नहीं निकल सकती, पैसे उनके पास होते हैं, वो भी रिटायर होती हैं, जी, उनके लिए क्या कर रहे हैं? घरेलू खवातीन के लिए जिनके पास घरेलू या काम करने वाली वो रिटायर हो जाती हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हैं, बस इसमें जो है बहुत उनके लिए क्या करें? उनके, क्योंकि वो तो घर से निकल कारोबार नहीं कर सकते। देखिए उनके लिए बड़ी एक सिंपल सी प्रोडक्ट हमारे जितने भी सेल्स के और जो फ्रंट पर्सन जो हैं वो बता रहे होते हैं। BC का कॉन्सेप्ट जो है, सही है, BC के कॉन्सेप्ट में भाई 2 साल की BC है या 20 कमेटीज़ या BC जो है वो डाली हुई हैं, तो आपको उतने ही पैसे मिलने हैं। यहाँ पे जो है आप 5-5 हज़ार या 10 हज़ार या जो भी आप वो BC की अमाउंट देते हैं, उसमें जो है आप मीन के अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो है वो आप लेते जाएं, तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है और साथ उसके डिविडेंड भी मिलता है। सिर्फ आपको वही पैसे नहीं मिलते, आपको डिविडेंड भी मिलता है और इन्फ्लेशन जो है वो भी वो कवर हो जाती है। डिलीजेंस खुद की सेल्फ ड्यू डिलीजेंस खुद करते हैं। स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट क्लास की बात आती है तो कहते हैं जी मैंने XYZ को पैसे दिए, वो लेके आपने दिए ना, आप वेरीफाई करते हैं ना, आपका अकाउंट खुला, बैंक में आपको पता है ना मेरा अकाउंट खुलेगा, मुझे लेजर दिया जाएगा, स्टेटमेंट दी जाएगी, मेरे पास एप्लीकेशन होगी, मैं रोज़ खोल के दे सकता हूँ, मेरे 5,000 रुपये पड़े गए, जगह 5,000 ना दे, लाख रुपए दे दे, बेशक दे दे, अगर आपके पास इतना सरमाया है आप दे दें। कंट्रोल तो अपने हाथ में रखें ना कि आपका अकाउंट खुला, आपके पास स्टेटमेंट है। जगह जगह ये मेंशन है कि और स्टॉक मार्केट एक वाहिद है जहाँ पे कैश डीलिंग ख़त्म हो चुकी हुई है। 25,000 का है, बट बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो कैश डीलिंग है। 25,000 तक भी जो है वो कैश डीलिंग हम वो उसको वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो लेते हैं। जहाँ पे आपका सवाल था कि ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन जो है ये टाइम लेती है। 2008 का हवाला दिया कि लोगों ने ये किया वो किया, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन का एक टाइम होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, जिस तरह से आगे वो चीज़ें बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट में दोबारा से जो है एक कॉन्फिडेंस और दोबारा से एक इसने नया तारीखी जो है वो मेन के माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव किए हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो 70 सालों से जो है इन्वेस्टर बेस वो नहीं बढ़ रही थी, अब जाके वो डबल हुई है। नई जो मीन के न्यू जनरेशन जो है वो इसमें वो इन्वॉल्व हो रही है। मेरे पास तुम हो को आपने रेफरेंस दिया है, तो हमने देखा है कि मीन के ग्लैमरस वर्ल्ड से जो है सही है, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये बहुत सारे जो है वो मिल मिला के इस मार्केट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और ये सिलसिला अब स्टार्ट हो गया, ये रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, इन्वेस्टर अवेयरनेस जो है ये बढ़ती जाएगी और लोगों को जैसे जैसे इसका पता चलता जाएगा वो आता जाएगा। सिर्फ गुजारिश ये एक ही है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ आएँ, ज़रा होल्डिंग पीरियड के साथ आएँ, अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखें और थोड़ा सा ज़रूर रिसर्च करें। जब जेब से पैसा निकलता है तो जिसकी जेब से निकला है, अगर वो उसकी चौकीदारी नहीं करेगा तो दूसरा यहाँ पे कोई भी नहीं करता है। अच्छा, आप लोग तो ब्रोकर हैं, ज़ाहिर बात है आप 1-2% अगर टैक्स भी आ जाए तो आप लोग जो कवर कर लेंगे। इंडस्ट्री होगी या अपना कोई भी सेक्टर होगी, उसके अंदर 15 से 20% टैक्स लग गया है। अगर ये इंडस्ट्री में या किसी भी यानी कि उस पर टैक्स लगता है 15 से 20%, आप लोग उस पर फ़र्क पड़ेगा?
बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। टैक्सेशन जो है मीन के आप पे तो फिर 2% टैक्स तो अभी हर इंडस्ट्री और हर बिज़नेस पे लगा हुआ है, और अगर इसमें मज़ीद कोई इजाफा हो जाता है, कोई नया टैक्स लग जाता है, तो मेरे ख्याल में उसका इम्पैक्ट आता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। तो चीज़ें जो हैं वो सोच समझ के वो देख के करनी चाहिए कि उन एरियाज़ पे टैक्स लगाएं जहाँ पे अभी टैक्स नहीं लगे हुए, और उन एरियाज़ को वो देखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स है वहाँ पे किस तरह से उनको रिलीफ दिया जा सकता है। सवाल का जवाब दूं तो 2 मिनट आपसे 1% जो टैक्स लगा हुआ है, तो फिर क्या समझते हैं कि ड्रामा होगा? सर मुझे इजाज़त दें, ये जो आपने 2% वाली बात की है ना, देखिए दिस इज़ नॉट द केस फॉर द स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री, क्योंकि ऑल स्टॉक ब्रोकर्स आर द कॉर्पोरेट कंपनीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% का सारी स्टॉक ब्रोकरेज कंपनीज पे भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह सारी कंपनीज पे लागू होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बीइंग पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी और भी काफ़ी सारी ऑब्लिगेशंस इस पे आती हैं। फिर दूसरा, हमें बाकी सारी चीज़ों को और फेज़ अलग करना पड़ता है। सिंध सेल्स टैक्स हमें, अगर हम सिंध जुरिस्डिक्शंस में तो 15% यहाँ देना पड़ता है, पंजाब में तो PRA में, इस्लामाबाद है तो ICT में देना पड़ता है। इसके बाद वर्कर वेलफेयर फ़ंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फ़ंड, मुतादद सेसी, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री इतनी खुशहाल और बेनिफिशियल नहीं है कि 2% दे के जान छूट जाए। दिस इज बढ़ेगा या देखिए, मैं आपको बताऊं, इस दफ़ा जो हमारी अब तक गवर्नमेंट और टैक्स ऑफिशियल्स के साथ जितनी इंटरेक्शन रही है, इसमें एज सच अभी इस स्टेज के ऊपर तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है, बट गॉड नोज़ के आगे क्या होता है। बट एज वी स्पीक टुडे इस तरह की कोई ऐसी चीज़ के ट्रांजेक्शन टैक्स लग रहा है या इस तरह की कोई चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आई है। नहीं, थैंक यू आप लोगों का।